हम तो केमिकल रिएक्शन में क्या देखते हैं कि भैया एक रिएक्टेंट है, एक प्रोडक्ट है, तो अब सवाल है कि इसकी रेट या इसकी स्पीड को कैसे लिखा जाएगा। तो देखो ये आपको भी पता है केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट जो धीरे धीरे कम होता है और प्रोडक्ट धीरे धीरे बढ़ता है। अगर आप इसका ग्राफ बनाना चाहो तो आपको पता है केमिकल रिएक्शन में क्या चीज चेंज होती है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो यहां पर वैसी रेट नहीं लिखी जाती है कितने किलोमीटर पर आवर, यहां पर लिखोगे कितना कॉन्सेंट्रेशन पर टाइम, कितना कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, वही रेट होती है। आगे समझ में। तो अगर कोई पूछे कि केमिस्ट्री के अंदर रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखी जाती है, दैट इज चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ऐसी लिखी जाती है कि टाइम के रिस्पेक्ट में कॉन्सेंट्रेशन कैसे चेंज हो रहा है। अब मजे की बात, यहां पर दो ऐसी चीजें जिनका कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगा, रिएक्टेंट का भी चेंज होगा और प्रोडक्ट का भी चेंज होगा। पहले रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट तो है नहीं, धीरे धीरे रिएक्टेंट घटेगा और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी। इस हिसाब से अगर ग्राफ बनाएं कॉन्सेंट्रेशन का, जरा ध्यान से समझना, कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ बनाएं और मान लो रिएक्टेंट के लिए बनाएं तो रिएक्टेंट का ग्राफ धीरे धीरे क्या होगा, मान लो कि तुमने इनिशियली टाइम t=0 पर कितना रिएक्टेंट ले रखा था, उसकी कॉन्सेंट्रेशन इतनी थी, t=0 पर इतनी कॉन्सेंट्रेशन थी, तो उसको बोलेंगे R0। क्या बोलेंगे? R0 इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे रिएक्टेंट। धीरे धीरे ये कॉन्सेंट्रेशन घटने लगती है टाइम के रिस्पेक्ट में। और कोई भी चीज, ये रियल दुनिया में कोई भी चीज लीनियरली नहीं घटती है, समझ में आ गया? उसमें कुछ ना कुछ एरर्स होती हैं, कुछ ना कुछ फ्रिक्शंस होते हैं, तो वो लीनियरली नहीं घटती, हमेशा ये एक्सपोनेंशियली डिकेइंग ग्राफ आता है। ये हो गया किसका ग्राफ बनाया मैंने, ये रिएक्टेंट का ग्राफ बनाया मैंने। रिएक्टेंट धीरे धीरे टाइम के रिस्पेक्ट में घटने लगता है जैसे जैसे केमिकल रिएक्शन प्रोसीड करती है। अब आते हैं प्रोडक्ट पर। अब आप खुद से सोचो कि जब रिएक्टेंट t=0 पे केमिकल रिएक्शन शुरू ही नहीं है तो प्रोडक्ट बनेगा क्या? नहीं। तो t=0 पे प्रोडक्ट कहां पर होगा? यहां पर। t=0 पे प्रोडक्ट कहां पर होगा? यहां पर, क्योंकि प्रोडक्ट तो बनना ही शुरू नहीं हुआ। धीरे धीरे जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ेगी, रिएक्टेंट घटेगा तो प्रोडक्ट धीरे धीरे बढ़ेगा। आया समझ में? अगर रिएक्टेंट धीरे धीरे घटेगा तो प्रोडक्ट धीरे धीरे बढ़ेगा। आ गया समझ में? ये किसके लिए बनाया मैंने? प्रोडक्ट के लिए। आया समझ में? अब मजे की बात देखो, रिएक्शन में साइमल्टेनियसली एक चीज घट रही है, दूसरी चीज बढ़ रही है। ये देखो, ये धीरे धीरे घट रहा है, रिएक्टेंट धीरे धीरे घट रहा है, प्रोडक्ट धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो इसका मतलब आप पूरी केमिकल रिएक्शन की जो रेट है वो रिएक्टेंट के केस में भी लिख सकते हो और प्रोडक्ट के केस में भी लिख सकते हो, है ना? और रेट कैसे लिखी जाती है मैंने आपको अभी बताया। रेट का मतलब होता है चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ऐसे लिखा जाता है। तो अब मजे की बात देखना, अगर आप प्रोडक्ट के केस में लिखना चाहो रेट ऑफ रिएक्शन तो कैसे लिखोगे? दैट इज प्लस का साइन लगाओगे। प्लस का साइन वैसे लगाने की जरूरत नहीं है, वो होता क्या है, रेट हमेशा पॉजिटिव ही लिखी जाती है, पर मैंने दिखा दिया कि प्रोडक्ट के केस में होता क्या है, प्लस का साइन लगाओ। क्यों लगाओ मैं आपको थोड़ी देर में बता देता हूं। फिर क्या लिखोगे? डी प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन में चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इस तरह से रेट ऑफ रिएक्शन लिखा जाता है प्रोडक्ट के केस में। समझ में आ गया? प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन टाइम के रिस्पेक्ट में कितनी चेंज हो रही है, वही रेट ऑफ रिएक्शन है। और मजे की बात, अगर आपको रिएक्टेंट के केस में लिखना है तो रिएक्टेंट के केस में रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखी जाती है? आपको माइनस का साइन लगाना होता है। मजे की बात यह है कि आप माइनस का साइन क्यों लगा रहे हो? रेट तो कभी नेगेटिव होती ही नहीं है। मजे की यही बात है कि यही नेगेटिव साइन एक्चुअली रेट को पॉजिटिव बना रहा होता है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। यहां पर आगे फॉर्मूले को पूरा करते हैं। डी रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन में चेंज डिवाइडेड बाय dt। अब आप कहोगे सर आपने थोड़ी देर पहले कहा था रेट कैन नेवर बी नेगेटिव, बट आप तो यहां पर नेगेटिव का साइन लगा रहे हो। समझ में आता है? ये क्या हो गया सर, आप उल्लू बना रहे हो। तो उल्लू के पट्टों में उल्लू नहीं बना रहा हूं। कैसे बताता हूं, जरा सोचो। ये एक्चुअली नेगेटिव साइन पूरी टर्म को पॉजिटिव बना रहा है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। सपोज करो कि तुमको रेट ऑफ रिएक्शन निकालना था किसके रिस्पेक्ट में? रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अब मैं आपसे क्या कहता हूं, जरा समझना। अगर आपको रेट निकालनी है तो आपको दो इंस्टेंट पे रेट चाहिए, सही है? तो जरा ध्यान से समझना। मैं मान लेता हूं कि भैया इनिशियली रेट कितनी थी? इनिशियली रेट थी 100। इनिशियली की रेट कितनी थी? 100। समझ में आ गया? धीरे धीरे वो घटती गई। ये पर्टिकुलर टाइम पे रेट कितना हो गया, जरा समझना। ये टाइम t=0 पे रेट कितना था? रेट था 100। समझ में आ गया? ये है टाइम, मान लो t=10 मिनट। कितना है? 10 मिनट।
उस टाइम पे रेट, जरा समझना, कॉन्सेंट्रेशन, बेसिकली ये तो कॉन्सेंट्रेशन है, रेट नहीं, जरा ध्यान से इसको समझना। t=0 पे मैं मान लेता हूं इसकी वैल्यू कितनी थी, 100, कितनी थी, 100, समझ में आ गया। R0 मतलब कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू 100 थी, धीरे धीरे कॉन्सेंट्रेशन इस पर्टिकुलर 10 मिनट में कॉन्सेंट्रेशन घट के कितना हो गया, 50। आ गया समझ में। दोबारा समझाता हूं, आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, मान लो t=0 पे आपके पास कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू कितनी थी, 100, 10 मिनट में कितनी रह गई, 50, तो 100 से 50 पे चली गई 10 मिनट में, ये तो मालूम पड़ गया। अब आपसे कहता है इसके हिसाब से रेट निकालो। अगर आप रेट निकालने बैठे और आपने ये सोचा, जरा ध्यान से, कैसे निकालोगे, C2 - C1 अपॉन T2 - T1, आप तो ऐसे ही निकालोगे, फाइनल रेट माइनस इनिशियल रेट, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। जो आप ये निकालने बैठोगे तो आप देखो C2 की वैल्यू कितनी है, 50, 50 - 100 अपॉन फाइनल टाइम कितना है, 10 - 0। देखो फाइनली वो कितने में पहुंच गई, 50, पहले कितने पे थी, 100 पे, कितने टाइम में, 10 मिनट में, पहले कितना था, 0, तो 50 - 100, 10 - 0, इस हिसाब से तो आपकी रेट का आंसर कितना निकल रहा है, 50 - 100 यानी कि माइनस का 50/10, तो माइनस का 5 आ रहा है ये तो। अब इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप फॉर्मूले में माइनस नहीं लगा रखे हो, लगा रहे हो, तो आंसर तो माइनस में आ रहा है, और अगर आंसर माइनस में आ रहा है तो रेट तो माइनस में आ रही है, तो गलत बात है। इसीलिए हम बाहर क्या करते हैं, माइनस का साइन एक ऑलरेडी लगा के चलते हैं। अगर मैं ऑलरेडी बाहर एक माइनस का साइन लगाऊं तो पूरी कैलकुलेशन के आगे क्या होगा, माइनस का साइन होगा, तो ये माइनस के 5 के आगे भी क्या होगा, माइनस का साइन होगा, और ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। अभी समझ में आया, रेट कभी भी नेगेटिव नहीं होती। मजे की बात, रिएक्टेंट के केस में आप माइनस का साइन लगाते हो ताकि आंसर हमेशा प्लस में आए। तो फाइनली हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये बेसिक समझनी जरूरी थी, समझ में आ गया। कई बच्चों को तो बेसिक समझ नहीं आती है, तो वो समझना जरूरी है। तो यही ग्राफ था। प्रोडक्ट के केस में ग्राफ कैसा आता है, एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग। रिएक्टेंट के केस में ग्राफ कैसा आता है, एक्सपोनेंशियली डिकेइंग। अगर T1 देखो, अब T1 पे कॉन्सेंट्रेशन C1 है और T2 पे कॉन्सेंट्रेशन C2 है, तो अगर आपको यहां पर कोई बोले रेट ऑफ रिएक्शन लिखो, तो रिएक्टेंट के केस में कैसे लिखा जाएगा, -dr/dt, ठीक है। और प्रोडक्ट के केस में कैसे लिखा जाएगा, dp/dt। समझ में आ गया। चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, माइनस का साइन क्यों लगाया, क्योंकि रिएक्टेंट है। और ये माइनस एक चीज और इंडिकेट करता है, क्या, ये माइनस ये बताता है कि वो पर्टिकुलर चीज घट रही है। समझ में आया। ये साफ, ये माइनस क्या बताता है कि ये जो रिएक्टेंट है बेसिकली रिएक्शन में घट रहा है। समझ में आ गया। ये एक और चीज इंडिकेट करती है। बहुत बढ़िया। एंड फाइनली अगर कोई पूछे रेट का यूनिट बताओ, अरे तो रेट का यूनिट क्या है, जरा समझो। रेट आप कैसे निकाल रहे हो, आप रेट निकाल रहे हो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ऊपर आपने कॉन्सेंट्रेशन लिखा है, नीचे टाइम लिखा है, तो रेट की यूनिट क्या हो गई। देखो कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट क्या होता है, मोल पर लीटर। कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट क्या होता है, मोल पर लीटर। टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड। टाइम का यूनिट अगर मान लो टाइम सेकंड में लिया तो सेकंड लिख दोगे, खत्म कहानी। कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट मोल पर लीटर। टाइम का यूनिट कहां लिखोगे, सेकंड लिख दो, मिनट लिखो, तुम्हारी मर्जी है। तो ये हो गया मोल पर लीटर पर सेकंड, ये यूनिट हो गया रेट का। सबको समझ में आ गया, बल्ले बल्ले।